डर लग रहा है? नॉर्सेट के लिए लास्ट के 20 दिन बचे हैं और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं अभी तक मेरा सिलेबस पूरा रिवाइज़ नहीं हुआ है, या फिर मैं कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दूँ, मेरे मॉक स्कोर्स लो आ रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी क्यों नहीं बढ़ रही है, वही 60-70% पे अटकी हुई है, मेरे नेगेटिव्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे नेगेटिव्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और अभी भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं चीज़ें देखने में, पैनिक करने में, देन की स्टडी करने में। तो गाइज़ लेट मी टेल यू, स्टॉप देयर। दीज लास्ट 20 days आर वेरी क्रूशियल। ठीक है, ये जो लास्ट के 20 days है ना, दे कैन पुल यू इनटू पैनिक एंड दे कैन ऑल्सो पुश योर रैंक टू टॉप 100। सो डिसीजन इज़ योर्स। एंड डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, यू हैव टू फोकस ऑन राइट थिंग्स। पर अब क्वेश्चन उठता है कि राइट थिंग्स है क्या? दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। सो आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो टॉपिक्स जो मस्ट रिवाइज करने चाहिए आपको और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बिकॉज पीडियाट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेबल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर बार। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेटिंग फर्दर। तो आप अगर पीडियाट्रिक्स से ये चीज़ें रिवाइज़ करेंगे तो श्योरली पीडियाट्रिक्स से अगर 10 या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वो 10 या 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। Hi everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel. I have cracked NORCET and other central government exams in my very first attempt, that too without coaching, and got a rank under 100. So I'm here to help you do the same. तो अभी तक मैंने आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, OBG, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं जो आपको मस्ट रिवाइज़ करने हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो पीडियाट्रिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूनेट्स में। हम आपको न्यूनेटल पीरियड कौन सा होता है ये पता होना चाहिए, कंगारू मदर केयर पता होनी चाहिए, कब करनी है वो भी पता होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रेस्ट जो मिल्क होता है कि उसका क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस काउज मिल्क वर्सेस जो बफेलो मिल्क होता है उसमें कितना फ़ैट कंटेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग हम कब स्टार्ट करते हैं, कब वीन ऑफ करते हैं, फिर ब्रेस्ट फीड तो वो कितनी देर तक आप स्टोर कर सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट न्यूनेट्रम, उसके बारे में ब्रीफली देख लीजिएगा। उसके बाद क्लेफ्ट लिप भी आता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जॉन्डस, दैट इज़ हाइपर, उसमें जो क्रैमर्स रूल है वो आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूनेट्स। थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है न्यूनेट्स में वो आपको पता होना चाहिए। ओके, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ न्यूनेटल रिससिटेशन। जो न्यूनेटल रिससिटेशन होती है उसमें जो बैग मास्क वेंटिलेशन होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ अपगार स्कोर। अपगार स्कोर आपको पता होना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है और अपगार स्कोर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट की क्या स्कोरिंग होती है। उसके बाद नियोनेटल रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एवरी रिफ्लेक्स इज इम्पॉर्टेंट, लाइक मोरोज रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स। कौन सा कब अपीयर होता है, कौन सा सबसे पहले आता है और कौन सा सबसे बाद में जाता है, और कौन सा नॉर्मल है, उसका क्या एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, वो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके टॉफ, दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। एंड एक टॉफ होती है, एक टेफ होती है। टेफ इज़ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके जो टाइप्स हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद न्यूनेट्स में एक एंटिटीज़ बहुत कॉमन आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो आते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ठीक है, ये सब बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखने। गोमेज क्लासिफिकेशन की, जो गोमेज की क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विट्स फार्मूला जो होता है, दैट इज़ फॉर बर्थ वेट एंड बर्थ हाइट निकालने के लिए फार्मूला होता है। वाक्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला एंड फ्राइड्स फार्मूला। फॉर सम फार्मूलाज आर डिपेंडेंट ऑन द वेट। यहाँ पे हम मेडिकेशन पीडियाट्रिक
मेडिकेशन डोज निकालने के फॉर्मूले हैं, कुछ वेट के अकॉर्डिंग हैं, कुछ एज के अकॉर्डिंग है, तो आप वो देखें ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट इज़ टीथ इरप्शन। टीथ इरप्शन का जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर फॉन्टेनिल। फॉन्टेनिल कौन से फॉन्टेनिल्स होते हैं, कितने फॉन्टेनिल्स होते हैं, कौन सा फॉन्टेनिल कब क्लोज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ICDS। ICDS इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद IMNCI, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें जो अंडर 2 ईयर्स हैं उसमें निमोनिया इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 5 ईयर्स वाले में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमनली आ जाता है, ठीक है, डायरिया बहुत कॉमनली आ जाता है। कभी कभी ये भी, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि जनटन जो वॉयलेट हम यूज़ करते हैं वो कितना परसेंट होता है, 0.25% और 0.5%, तो वो IMNCI से था। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्राइसोमी 21। एंड देन नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में जो सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है जिसको हम SAM बोलते हैं, उसका जो क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए, सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का एंड मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चकोर एंड मरासमस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए, क्वेश्चकोर वर्सेस मरासमस। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल होता है, उसमें जो विटामिन ए की कितनी डोज हम कब देते हैं, कितने ईयर्स में देते हैं, कितने कितने गैप में 6 मंथ से देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ रिकेट्स। रिकेट्स भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ न्यूनेट्स, ओके। हिमेटोपोइसिस से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोफीलिया का मैनेजमेंट कैसे होता है, बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हीमोफीलिया। उसके बाद थैलेसीमिया इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थैलेसीमिया के टाइप्स, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिकल सेल एनीमिया में स्पेसिफिकली उसके क्राइसिस जो हैं, स्प्लीनिक क्राइसिस होते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होते हैं, सिटिक क्राइसिस होते हैं, तो जितने भी वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस होते हैं तो आपको ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कैंसर में बेसिकली विल्म्स ट्यूमर आता है या फिर ल्यूकीमिया से क्वेश्चन आता है। ल्यूकीमिया आपको पता होना चाहिए बच्चों में सबसे कॉमन ल्यूकीमिया कौन सा है, जैसे कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है वो सबसे कॉमन है, उसकी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है और कौन से कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ होते हैं, तो वो आपको सब पता होने चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे मैनेज करना है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकेफेलस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसकी मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाइड्रोकेफेलस के टाइप्स इज़ इम्पॉर्टेंट। सीजर्स के मैनेजमेंट, सीजर्स के टाइप जो बच्चों में पाए जाते हैं, सबसे कॉमन कौन सा होता है, सबसे रेयर कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, आपको इस तरह से पता होना चाहिए। देन सेरेब्रल पाल्सी को ब्रीफली देख लीजिएगा, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज़ हिशपंग्स डिजीज़। हिशपंग्स डिजीज़ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसकी बेसिकली मैनेजमेंट से आता है जो होता है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। और एक स्टेनोसिस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप वो भी ध्यान से देखें। उसके बाद कभी कभी एस्थमा से क्वेश्चन आ जाता है। एस्थमा एंड क्रूप जो बच्चों में होता है स्पेसिफिकली, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप एक बार रेस्पिरेटरी में ज़रूर देखें। नेक्स्ट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो उनका ट्रायड है उससे क्वेश्चन बनता है, तो आप वो ध्यान से ज़रूर देखें। एंड नेक्स्ट इज़ योर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया न्यूनेट्स में आता है, बट इसको ब्रीफली ही देखना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ऐसे कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया वो भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और कभी कभी DDH से भी क्वेश्चन बन जाता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और एक और है ADHD भी आप ज़रूर देखें। आप इसको साइकेट्री या MHN में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको पीडिया में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ साइनोटिक एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़। ये न्यूनेट्स में मोस्टली पाई जाती है, तो आपको स्पेशली पता होना चाहिए कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी होती हैं और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी होती है। VSD इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, तो VSD के बारे में क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, उनके टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद EDA इज़
वेरी कॉमन, उससे भी आपको मैनेजमेंट भी पता होनी चाहिए उसकी। उसके बाद मेट्रल स्टेनोसिस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, कोआक्टेशन ऑफ अयोटा से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसके भी इग्नोर नहीं करेंगे, ब्रीफली इनको देखना है। सो ओवरऑल यही सब मेन टॉपिक्स हैं पीडियाट्रिक्स के जो इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी टॉपिक मैंने मिस किया है तो मैं उसको ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करूँगी, तो कमेंट्स ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर पिन कर दूँगी उस कमेंट को, अगर कोई भी टॉपिक स्किप हुआ है और तो मैं उसको बाद में मेंशन कर दूँगी उस चीज़ में। And guys, instead of wasting time on focusing on everything or wasting your energy in everything, just laser focus on these important topics of pediatrics. And trust me, अगर आपको अभी भी अपनी preparation incomplete लगती है या आपको incomplete feel होता है, तो अगर आप right subjects पढ़ेंगे and उसमें भी right topics पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा confidence भी मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होगा। ये लास्ट के 20 डेज़ हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। रिमेंबर एवरी टाइम, प्रिसीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्लैरिटी एंड फोकस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फियर। ठीक है, इफ़ यू आर विद मी इन दिस जर्नी, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो फोकस अबव फियर, so I know who are my serious warriors for NORCET 9. And guys, next I'm going to upload 2 videos actually lined up. Next I have 2 videos lined up, that is community health nursing important topics video and exam attempting strategy video. So you are going to tell me which video I should upload next on Tuesday. So if you want the community health nursing important topics video first on Tuesday, then please comment down below CHN important topics. And if you want exam attempting strategy video on Tuesday, please comment down below exam strategy. Whichever comment will be more, I'll make that video and upload it on Tuesday, and the other video will be uploaded on Friday. So stay tuned for that. Many such content is coming. And guys, if this content is helping you even 1%, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. It really encourages me a lot because I put my lot of efforts into making this video, because मुझे पूरी रिसर्च करती हूँ, मैं पूरे टॉपिक्स देखती हूँ, पूरे प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट्स देखती हूँ, फिर मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आती हूँ ताकि एक भी टॉपिक मेरा ऐसा स्किप ना हो जाए जो इम्पॉर्टेंट हो और आप उसको ना पढ़ें और जिसकी वजह से आपका कोई लॉस हो। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी and please subscribe to my channel and share it with your friends or classmates, those who are preparing for NORCET 9 or any other central government exam, and we'll grow and glow together. So I'll be soon back on Tuesday with the next video. तब तक के लिए stay happy, stay healthy, keep focusing and keep working hard, keep hustling. Let's grow together. तब तक के लिए bye bye.